सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं देवी नांगरानी जी द्वारा रचित कहानी अतीत। शैली आप हैरान सी ठगी हुई खड़ी थी सन्नाटे की उस शिला पर जहां से वह सिर्फ शून्य को देख सकती थी। यह वही जगह थी जहां उसने भूतकाल की जमीन पर भविष्य के बीज बोए थे। वही भविष्य उसका आज बनकर खड़ा है और वह खुद सोच की गहराइयों में गुमसुम अपने अतीत की परछाइयों से आती उन सिसकती आवाजों को सुन रही थी। बहू, आओ यहाँ, आकर मेरे पास बैठो। दशहरे के अवसर पर पंडाल की उस भीड़ में अपने पास कुछ जगह बनाते हुए रमा ने आवाज दी थी अपनी बहू शैली को। मम्मी, मैं पीछे खड़ी हूँ, ये भी मेरे साथ हैं, कहकर शैली आगे बढ़ गई और तन्हाइयों के साए में घिरी रमा बहू को जाते हुए देखती रही। उसे जाने क्यों आभास होने लगा कि जब वह अपनी बहू को पास लाने की कोशिश करती है या अपनापन जताकर उसे अपनाइत के दायरे में लाने की कोशिश करती है तो उतने ही वेग से शैली रमा से दूर चली जाती है। यादों की उन खाइयों से आती हुई बस कुछ परछाइयां साथ रह जाती, जिनकी गलियों से गुजरते हुए जो एकाकीपन का एहसास रमा को कचोटता तो वह उस चुभन को कम करने के लिए कुछ अनदेखे आंसू बहा लेती थी। यह दर्द भी अजीब है, अपने इजहार के जरिए ढूंढ ही लेता है, वरना उसके घने कोहरे की घुटन जीना मुहाल कर देती। माँ, हम मॉल जा रहे हैं, आप भी चलिए हमारे साथ। सुनते ही रमा के दिल की दहलीज पर आशा के दिए झिलमिलाने लगे थे। अपने पास लाने का बहू का यह प्रयास उसे भला लगा था। हर्षोल्लास की भावनाएं मन ही मन में लिए वह बहू बेटे के साथ मॉल पहुंची। पर वहां पहुंचकर शैली एक ट्रॉली लेकर न जाने किस भूल भुलैया में खोती चली गई और साथ देने के लिए बेटा भी हो लिया और बस वह अकेली रह गई उस शोर और भीड़ का हिस्सा बनकर। रमा इस बार बार के छलावे से उचाट सी होकर एक बेंच पर बैठ गई, उनके आने के इंतजार में। जब घर लौटी तो तन के साथ मन भी बीमार लगा और शून्यता का घेरा उसे अपने इर्द गिर्द महसूस हुआ। मन कब खाली बैठता है, सोचों के खजाने लुटा देता है साथ देने के लिए। रमा को भी बार बार की इस चोट से घर की तन्हाइयों में रहना गवारा लगा। इस सोच को लेकर वह लेट गई और उसे पता ही नहीं पड़ा कि वह कब सोचों को सीने से लगाकर सो गई। उसके बाद जब भी बेटा आकर कहता साथ चलने के लिए तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में पड़ी रहती, कम से कम चोट के आघात से तो बची रहती। माँ, कभी तो बाहर हमारे साथ भी चला करो, हमेशा घर में रहती हो, एक दिन बेटे ने आकर कहा। शायद बहू को एहसास हुआ जा रहा था कि उसके पति की माँ, जो हमेशा आतुर रहती थी उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए, जाने किस कारण अब उसके कहने पर भी उनके साथ कहीं आने जाने में आनाकानी करती है। नहीं बेटा, तुम और बहू हो आओ, मैं तुम दोनों के पीछे पीछे चलते चलते बहुत थक जाती हूँ। सूनी आंखों से अपने बेटे की ओर निहारते हुए रमा ने कहा, जैसे वह अपने आप से बातें करती रही हो, खुद कहती रही, खुद सुनती रही। बहू, जाने क्यों इस चार दीवारी में सुकून सा मिलता है। और अपनी सोच की भीड़ में गुमसुम रमा अपने आप से घर से कटती चली गई। शायद वह जान गई थी कि उसकी खामोशी उस पर चोट नहीं करती। बाहर की भीड़ में अकेले पड़ जाने से तो घर में तन्हा रहना अच्छा है। अनकहे शब्दों के गूंज शैली के दिल के दरवाजे पर दस्तक देते रहे। वह इतनी भी नासमझ नहीं थी जो बात की गहराई में लिपटे नंगे सच को जान न पाती। अपने नादान रवैये को महसूस कर रही थी, अपने आचरण की उपज के बोए हुए बीज को, जिसकी फसल उसके सामने लहलहाने की बजाय सूखी सी, मुरझाई सी, कुम्हलाई सी चली जा रही थी। अब वह जब भी अपने नन्हे बच्चे के साथ शॉपिंग मॉल जाती तो उसका मन उसे इस कदर कचोटता कि वह उनके डंक से खुद को बचा नहीं पाती थी। अपने पराये जो उसने जाल बुना था, अब वही जाल तोड़ना उसके लिए मुश्किल हुआ जा रहा था। उसे लगा जैसे उसकी सास रमा अब उसकी आवाज़ सुनती ही नहीं या सुनना भी नहीं चाहती। बहू, आज मैं अपनी सहेली कांता के घर कीर्तन के लिए जा रही हूँ और 2 दिन उसके पास रहकर लौटूंगी। ऐसा कहकर रमा ने अपने कपड़ों का थैला उठाया और थके कदमों से घर के बाहर जाने लगी। और शैली को लगा कि वह अपना भविष्य दरवाजे से जाता हुआ देख रही हो। माँ रुको, मैं आपको कार में छोड़कर आती हूँ, अधखुले अधर से वह बड़बड़ाई।
पर उस एकाकी दुख ने उसके कलेजे में घुटन भर दी, जिसका धुआं उसको कोहरे की तरह घेर रहा था। धुंध के इस चक्रव्यूह को वह तोड़ना चाहती थी, पर रमा ने अपने आप को इस कदर शांत और तन्हा माहौल में ढाल लिया था कि उसे परिवार की हलचल भी मन को भाने वाली उस तन्हाई से लगाव हो गया था, और वह मौका पाने की कोशिश में रहती कि वह अकेली रहे, बहू से दूर रहे, जहां उसकी आंखें कभी उसमें अपनेपन की ओस न ढूंढें, जो उसे कहीं भी किसी भी जगह अकेला छोड़ के चल पड़ती है। यह सिलसिला कई महीने तक चला। आए दिन वह अकेली कभी कीर्तन में चली जाती, कभी बाहर बगीचे में अकेली घंटों जा बैठती और कुदरत की सुंदरता की अनुपम छवि के साथ गुफ्तगू करती। अब शैली को माँ का इस तरह घर में होकर भी ना होना खलने लगा था। उसकी गैर मौजूदगी और भी ज्यादा खलने लगी। उसे आभास हुआ कि रमा को वह कभी भी अपनी माँ समझ ही नहीं पाई। इस सोच ने शायद दूरियां बढ़ाने में मदद की। हालांकि वह घर के काम में, रसोई में उसका काम करती रहती थी। उसकी मौजूदगी में और गैर मौजूदगी में वह हमेशा खाना बनाकर रख देती थी और फिर जाने कहाँ अकेली ही चली जाती थी। घर में इंसान हो और ना हो, कोई आसपास हो और ना हो, तो कैसा महसूस होता है। शैली को इस बात का आभास पूरी तरह से हुआ। अपने बर्ताव के नतीजे को सामने पाकर एक दिन वह अचानक अपनी सास रमा के कमरे में जाकर, माँ, आज मैं भी आपके साथ कीर्तन में चलूंगी। और रीमा अचानक उसकी नम आवाज को सुनकर चौंकी थी। सर उठाकर ऊपर देखा। आंखों के साथ शैली का पूरा अस्तित्व भीगा भीगा सा था। वह चुनरी के कोने को लपेटते हुए जैसे जवाब की प्रतीक्षा में वहीं खड़ी रही। कुछ सोचकर रमा ने कहा, बहू, मुन्ने के कपड़े मुझे दे दे, मैं उसे तैयार करूं और तुम जाकर तैयार हो जाओ। और जब कीर्तन स्थान पर पहुंचकर रमा ने एक उचित स्थान ग्रहण किया तो बिल्कुल पास में ही शैली भी बैठ गई और अपने बेटे को बिठाने की कोशिश करने लगी। रमा ने झट से पोते को बाहों में घेर कर अपनी गोद में बिठा दिया और एक अनकही अनसुलझी उलझन जैसे एक खुशगवार समाधान पा गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।